नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत। कहा, जल के संरक्षण अभियान 30 नवंबर तक सभी जिलों में रहेगा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के करीब 5.21 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में लिया भाग। देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों की दिशा में एक बड़ा कदम। जैविक खेती में भारत ब्रांड विश्व में हो रहा है प्रसिद्ध। ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ रही है मांग। निर्यात 6 गुना बढ़कर 9 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लोकसभा में दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी वर्षा जल का संरक्षण अभियान 2022 का भी शुभारंभ किया। कैच द रेन अभियान इस वर्ष 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये पुरस्कार पानी के महत्व पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रभावी जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम गणमान्य उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रपति ने कोरोना काल में भी जल अभियान को सफल बनाने पर राज्यों को बधाई दी और कहा कि जल का संरक्षण अभियान 30 नवंबर तक सभी जिलों में चलाया जाएगा। 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रकल्प शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान के उस दूसरे चरण को पिछले साल मार्च से नवंबर तक मानसून के आगमन के पहले और मानसून के दौरान देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। मैं सभी राज्य सरकारों को इसके लिए बधाई भी देता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ इस जल अभियान की सफलता में भी अपना सराहनीय योगदान दिया। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह अभियान इस वर्ष भी 29 मार्च यानी आज से 30 नवंबर तक सभी जिलों में चलाया जाएगा। इस बार के अभियान में स्प्रिंग सेट का विकास, जल ग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जैसे नए पहलू भी शामिल किए गए। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पर जोर देने से निश्चित रूप से जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका और बढ़ेगी। देश के सभी नागरिकों से और विशेषकर आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि अभियान के इस चरण के दौरान प्रमुख गतिविधियों की सफलता हेतु पूरी कर्मठता से अपना योगदान करें। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विजेता राज्यों को पुरस्कार हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संचयन की दिशा में बेहतर काम किया है। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी सरकार को हृदय तल से बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उनकी सरकार के प्रयास और उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण से उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण, जल संचय और जल प्रबंधन की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ऐसी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब जन सहभागिता एक जन आंदोलन का रूप लेकर के इस विषय के साथ में जुड़े। राज्यों की सूची में
दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों और वहां की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैच द रेन अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान के जरिए वर्षा जल को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। अभियान को कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां भी बरसात की हर एक बूंद गिरे हम उस हर एक बूंद का संचय करें, जब भी गिरे उसका संचय करें। और इस दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लाखों अवसंरचनाएं ऐसी जो है वाटर बॉडीज के रिस्टोरेशन रिजुविनेशन की, उन पर काम हुआ और करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए और भारत में एक नई जल चेतना उसके साथ में सृजित हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के करीब 5.21 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में भाग लिया। देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों की दिशा में एक बड़ा कदम। पीएम ने कहा कि 5.25 लाख घर सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सशक्त होते मजदूर की पहचान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गरीबों को विश्वास देने और गरीबी से लड़ने के लिए उन्हें हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की, गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ ही घर बनवाए, जबकि हमारी सरकार ने 2.5 करोड़ घर बनवाए हैं, जिनमें 2 करोड़ गांव में बने हैं। कोरोना के बावजूद भी ये काम लगातार चलता रहा है। पिछली सरकार ने, मेरे आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर ही बनवाए थे। वहीं हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर गांवों में बनाए गए हैं। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण आई अड़चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया। मध्य प्रदेश में भी लगभग 30.5 लाख स्वीकृत आवासों में से 24 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक सवाल के जवाब में संसद में कहा कि दुनिया भर में भारतीय ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2013 में ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात 2 लाख मीट्रिक टन होता था, जो बढ़कर निर्यात 9 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात में 6 गुना की वृद्धि हुई है। भारत का जो ब्रांड है वो पिछले 5-7 साल के अंदर लगातार पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है और उसके जैसे कि इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से जो ब्रांड है, ये एक पहचान भारत के का ऑर्गेनिक की बनी है पूरे विश्व के अंदर।
और उसी का परिणाम है कि आज 2013 के अंदर जब मोदी जी की सरकार आई थी, उस समय इसका जो एक्सपोर्ट होता था वो 1.77 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट होता था, वो अब बढ़कर 8.88 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गए, यानी कि 6 गुना वृद्धि हुई है। और वहीं पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लगभग इस तरह से इसमें उत्पादन जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है और कुल मिलाकर एफएडीए के द्वारा भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है कि कौन सा ब्रांड है, और इसमें हमारे राज्यों ने भी कई अच्छे ब्रांड तैयार किए हैं, जिसमें मेघालय का मेगा ब्रांड है, ऐसे ही अलग महाराष्ट्र के अंदर भी तो महाराष्ट्र का अलग से ब्रांड है, मेघालय का ओमेगा नाम से। ऐसे राज्य सरकारों ने भी अपने ऑर्गेनिक के ब्रांड बनाए और विश्व स्तर पर भी हमारे ब्रांड की बहुत पहचान बनी, और उसी का परिणाम है कि एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है। और केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार देश भर के किसानों की चिंता करती है। भारत सरकार एक ही दाम पर यूरिया देश भर के किसानों को उपलब्ध कराती है। भारत सरकार देश के किसानों का चिंता करती है और देश के किसानों को, सभी राज्यों को अपना फर्टिलाइजर सही समय पर मिले। और हमारा जो प्राइस के बारे में बताया है, मैं माननीय सदस्य को और सभी इस सदन को मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार कम से कम जो हमारा प्राइसिंग है वो प्राइस के ऊपर सभी राज्यों को एक ही प्राइस के ऊपर यूरिया देती है। तो वहां पर अगर प्लांट लगने के बावजूद भी यही जो देश भर में एक ही रेट है कि 266.7 रुपया पर बैग के हिसाब से सभी तरफ वही मिलती है। मैं सदन को और थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं सभापति महोदय, केवल भारत के अंदर ही यूरिया का एक बैग के ऊपर 266 रुपये 70 पैसे मिलती है। पड़ोसी देश के अंदर करीब पाकिस्तान के अंदर 800 रुपये को एक बैग मिलती है और इंडोनेशिया के अंदर करीब 600 रुपये में मिलती है। चाइना के अंदर 2100 रुपया में एक बैग मिलती है। बांग्लादेश में करीब 719 रुपये में मिलते हैं अध्यक्ष सभापति महोदय। और यूएसए के अंदर 3060 रुपये एक बैग को यूरिया मिलते हैं और ब्राजील के अंदर 3600 रुपये मिलती है। तो माननीय सदस्य जो चिंता जताए, इसके भारत सरकार पूर्ण किसानों के हित के लिए जो प्राइसिंग रखना है वो रख रहा है। हमारे वैज्ञानिकों व युवाओं का शोध और अनुसंधान रोजगार के नए अवसर खोल रहा है। उत्तराखंड में रंगीन मछलियों की विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई हैं और ये यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन रहा है। उत्तराखंड में झीलों के शहर नैनीताल के भीमताल में शीतल मत्स्य अनुसंधान केंद्र में शीतल मछलियों पर अनुसंधान किया जाता है। अब यहाँ रंगीन मछलियों की विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई हैं और ये यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन रहा है। व्यावसायिक रूप से बहुत ही अधिक लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में जमीन वगैरह छोटे होते हैं, पानी की समस्या होती है, तो ये छोटे जगह पे ही अधिक से अधिक इसमें लाभ कमाया जा सकता है। पहले तक जो ये रंगीन मछली है साउथ से इंपोर्ट होता था, यहाँ मार्केटों से मिलता था। तो पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर भीमताल में स्थानीय तौर पर हम लोगों ने इसका बीज उत्पादन और इसका और ब्रूडर्स यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर किसानों को यही स्थानीय स्तर पर हम लोग उपलब्ध करा सकें। विदेशों से लेकर भारत में रंगीन मछलियां आकर्षण का केंद्र है। लोग इन्हें घरों में रखते हैं, पालते हैं, सजावट के रूप में देखते हैं। पहले उत्तराखंड में इसका उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अब भीमताल के अनुसंधान केंद्र में इसका उत्पादन होने लगा है। इनमें कई कार्प, गोल्ड फिश का उत्पादन भी किया जा रहा है। रोजगार के रूप में इनके उत्पादन में अब यहाँ के किसानों व युवाओं की रुचि बढ़ रही है। अनुसंधान केंद्र से कई किसान रंगीन मछलियों को अपने घर ले जाकर इनका उत्पादन कर रहे हैं। 30 स्क्वायर फीट पे लगभग मेरा जो है 20 से लेके 30,000 के बीच में आमदनी होती है, और जिससे लोग जो है वो इस मेरे घर के तालाब को देख के और लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग हमसे जुड़ते हैं। और जो है हमारे ऑफिस के थ्रू द्वारा उनको जो है स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग दी गई है, उससे कई लोग जो है जुड़ चुके हैं।
इससे न सिर्फ इन्हें आजीविका का नया स्रोत मिला है, बल्कि कई परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। देश में बेरोजगारी की दर में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में अपने लिखित बयान में बताया कि साल 2017-18 की तुलना में 2019-20 में 1.2% की कमी दर्ज की गई है। अपने लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि स्रोतों को छोड़कर हर श्रेणी में बेरोजगारी में गिरावट दर्ज की गई है। 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6% थी, जो 2019-20 में घटकर 4.8% हो गई है। लेकिन स्नातकों की श्रेणी में ये बढ़कर 17% के करीब है। लोकसभा में बोलते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी को लेकर संतोषजनक कदम उठाए हैं, जिससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी भी हुई है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए किसान समाचार। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। और ब्रेक के बाद आइए देख लेते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या रहा भाव। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 4,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। हालांकि चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक उड़द की बुआई 8,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 8,33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी रबी फसल वर्ष 2021-22 में उड़द का रकबा 17,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल इन दिनों उड़द की आवक उत्तर प्रदेश की मंडियों में ज्यादा दर्ज हुई। एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 26 मार्च को उड़द का भाव रहा 8,200 रुपए। 28 मार्च को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 26 और 28 मार्च को उड़द का भाव 7,410 रुपए पर टिका रहा। यही कि कानपुर मंडी में 28 मार्च को उसका भाव 5 रुपए बढ़कर 6,815 रुपए से 6,820 रुपए पर पहुंच गया। जबकि पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में सोमवार को उड़द का कारोबार 11,000 रुपए पर हुआ। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,63,032 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,15,051 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है।
देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 12,49,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,14,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 1 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 83,69,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई में 19,10,000 हेक्टेयर की बढ़त देखने को मिली है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। रबी फसल वर्ष 2021-22 में सरसों की बुआई 18,51,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात सरसों के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में 26 मार्च को सरसों का कारोबार 6,450 रुपए पर हुआ। 28 मार्च को यहाँ इसका भाव 150 रुपए टूटकर 6,300 रुपए हो गया। वहीं राज्य की लालसोट मंडी में 28 मार्च को सरसों का भाव 40 रुपए की तेजी के बाद 6,810 रुपए से 6,850 रुपए पर पहुँच गया। यहीं की सूरतगढ़ मंडी में 26 मार्च को सरसों का भाव रहा 6,175 रुपए, जो कि 28 मार्च को 23 रुपए गिरकर 6,152 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 26 मार्च को सरसों का भाव रहा 6,350 रुपए, जो कि 28 मार्च को 10 रुपए टूटकर 6,340 रुपए हो गया। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान अपने खेतों का कैसे रखे ध्यान। दलहनी फसलें भी इस माह में पककर कटाई के लिए तैयार होने लगती है। चने की फसल में जब पत्ते गिरने लगे, तने के साथ साथ फलियां भी भूरे से हल्के पीले रंग में बदलने लगे और दाने अंदर से खड़खड़ की आवाज देने लगे, तो समझ लीजिए फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई के बाद 3 से 4 दिन फसल को धूप में सुखाएं और फिर थ्रोसिंग यानी मड़ाई कर लें। मार्च में दाने वाली मटर भी तैयार हो जाती है। अगर मटर की फलियां सूख कर पीली पड़ जाएं, तो उनकी कटाई कर लेनी चाहिए। मसूर में फली बनने के समय हल्की सिंचाई करें। जब खेत में 70 से 80% फलियां सूखने लगें, तो कटाई कर लेनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का समय चल रहा है। किसान 10 अप्रैल तक इसे बो सकते हैं। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के लिए अच्छी किस्म का बीज खरीदें। मूंग की उन्नत किस्मों में पूसा विशाल, पूसा रत्ना, पंत मूंग 4, पंत मूंग 5, पंत मूंग 6 शामिल है। उड़द की बुआई का समय पूरा हो चुका है, फिर भी सरसों, गेहूं और आलू की फसल के बाद 70 से 80 दिनों में पकने वाली किस्में बो सकते हैं। किसी वजह से अगर खेत समय से तैयार न हो, तो मूंग और उड़द की 60 से 65 दिनों में पकने वाली किस्मों की बुआई 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। मूंग और उड़द के लिए उत्तर भारत में बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है, जबकि मध्य भारत में लाल और काली मिट्टी में भी इनकी खेती हो सकती है। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे।
बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आई खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। भाजपा संसदीय दल बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संवाददाताओं को बताया कि बीजेपी संसदीय दल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कोविड-19 के प्रसार में लगातार कमी आ रही है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण को केंद्र में रखते हुए इस योजना का विस्तार किया है। भारतीय नौसेना का दूसरा P-8L विमान स्क्वाड्रन INAS 316 गोवा स्थित INS हंसा में कमीशन किया गया। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार भी मौजूद रहे। INAS 316 बोइंग PL परिष्कृत बहुभूमिका लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध LRMR ASW विमान का संचालन करेगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमेशा यू टर्न की राजनीति की है। जब चाहे वो अपना बयान बदल देते हैं, फिर चाहे कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की हो या फिर मुसलमानों के जुड़े बयान हो। आज देश की जनता उनके असली चरित्र को समझ गई है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 183 करोड़ 53 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 25,92,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। महाराष्ट्र में नासिक के मोहाड़ी गांव में गन्ने के खेत में एक 10 दिन के तेंदुआ का बच्चा मिला है। खेत के मालिक से सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के बच्चे को रेस्क्यू किया। उपवन संरक्षक उमेश बावरे ने बताया कि उन्होंने सफलतापूर्वक तेंदुए के बच्चे को उसकी मां के पास पहुंचा दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। सबने पूछताछ कर ली। वकील साहब, सिर्फ आपकी कसर बाकी थी, आप भी पूछताछ कर लो। अगर तुम्हें बैरिस्टर रॉय से बदला लेना है तो तुम्हें उसे ये साबित करना होगा, ये दिखाना होगा कि सबूत भी गलत हो सकते हैं। कहूँगा मिठाई, लेकिन केस सॉल्व हो जाने के बाद। क्या मतलब? मतलब ये शिंदे कि आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। तो गुनहगार कौन है? इसी का तो पता लगाना है। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।